Assalamualaikum, dear students. Welcome to the Azim Group of Publications. I am Nimradi, your chemistry teacher, and today we are going to discuss gaseous laws. Basically, हम इस चैप्टर के अंदर मुख्तलिफ तरह के laws को डिस्कस करेंगे जो गैस के मॉलिक्यूल्स उनको ओबे करेंगे, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स आइडियल होंगे या नॉन आइडियल ये बात हम बाद में करेंगे। अब तक बेसिकली हमारे पास टर्म क्या है, हम 5 टर्म्स की बात करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, और ये 4 टर्म्स हैं। आप इन चारों टर्म्स का रिलेशनशिप स्टडी करना है कि नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम, अगर इनमें से कोई एक भी पैरामीटर चेंज कर दिया जाए तो बेसिकली प्रॉपर्टीज़ पे क्या फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, जब भी आप एक्सटर्नल कंडीशंस टेम्परेचर की या प्रेशर की चेंज करते हैं तो उसको टेम्परेचर या प्रेशर के चेंज होने से वॉल्यूम या नंबर ऑफ मोल्स पे क्या अफेक्ट होता है, हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है। तो बेसिकली हमारे पास गैस लॉज क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ द गैस एंड द चेंजिंग कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड गैस लॉज। आपने क्या करना है, एक खास गैस का वॉल्यूम लेंगे, जो आपके पास गिवन अमाउंट है, नंबर ऑफ मोल्स है, उन गिवन मोल्स ने एक खास वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा, उस गिवन वॉल्यूम के ऊपर टेम्परेचर या प्रेशर का क्या अफेक्ट होगा। इस चीज़ को स्टडी करने के लिए हम मुख्तलिफ तरह की गैसेस के लॉज को स्टडी करेंगे। इनमें से जो सबसे पहला लॉ हमारी इस बुक में दिया हुआ है दैट इज बॉयल्स लॉ। लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम उसको डिफाइन करेंगे, फिर हम उसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, देन हम उसको एक्सपेरिमेंटली साबित करेंगे और लास्ट में हम उसको ग्राफ की मदद से साबित करेंगे। तो बेसिकली इसके 2 पोर्शन बन जाते हैं, एक स्टार्टिंग पोर्शन जिसमें डेफिनेशन, डेरिवेशन और एक्सपेरिमेंट आता है, और एक उसका ग्राफिकल पोर्शन आ जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले बॉयल्स लॉ, हमारे पास रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट था जिसने 2 चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप बताया था, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप बताया था। जब टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो, एन भी कांस्टेंट हो, 4 पैरामीटर से टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर एंड वॉल्यूम, इनमें से 2 पैरामीटर्स कांस्टेंट होंगे और 2 का रिलेशनशिप जो है हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। आपके पास नंबर ऑफ मोल फिक्स्ड है, गिवन है, डिसाइडेड है, वो भी फिक्स्ड है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो P और V की बात करेंगे तो हम कहते हैं कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, प्रेशर के साथ। ये डेफिनेशन थी। इसी डेफिनेशन को मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हम एक रिलेशनशिप लिखते हैं, जिसमें अगर हम देखें तो हमारी स्क्रीन पे शो हो रहा है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। तो यहाँ पे V का इनवर्स रिलेशन है P के साथ, लेकिन V का डायरेक्ट रिलेशनशिप है 1/P के साथ। अगर मैं बात सिंपल सी करूँ, इनवर्स ऑफ प्रेशर के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन प्रेशर के साथ उसका रिलेशनशिप क्या होगा, इनवर्स। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जैसे ही मैं ख़त्म करूँगी तो मैं एक यहाँ पे कांस्टेंट लगाऊंगी, यहाँ पे मैं जो कांस्टेंट रिप्लेस करूँगी वो K होगा। तो K जो है हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो V इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय P। यहाँ से P को मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊँगी तो PV दैट इज इक्वल टू K। यानी यहाँ से एक और डेफिनेशन बनती है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड द वॉल्यूम इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द गैस। तो हम उसकी डेफिनेशन कहेंगे कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ द गैस इज ऑलवेज केप्ट कांस्टेंट। जब आप टेम्परेचर भी कांस्टेंट करें, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट कर लें, तो PV का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। का मतलब ये है कि अगर आप P बढ़ाएंगे तो V कम होगा, और अगर आप V बढ़ाएंगे तो P कम हो जाएगा। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ का कम हो जाना और दूसरी चीज़ के बढ़ने से पहली चीज़ का कम हो जाना बेसिकली क्या कहलाता है, हमारे पास प्रोडक्ट कहलाता है, और ये इनके इनवर्स रिलेशनशिप को शो कर रहा है। इसका यूनिट अगर हम देखें तो K इज इक्वल टू PV। P का यूनिट हम एटमॉस्फेयर में ले रहे हैं, जबकि वॉल्यूम का हम क्यूबिक डेसीमीटर यानी DM की क्यूब यूनिट यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप प्रेशर ATM में नहीं ले रहे और वॉल्यूम DM क्यूब या क्यूबिक डेसीमीटर में नहीं ले रहे तो आप प्रेशर को न्यूटन मीटर में भी ले सकते हैं। न्यूटन स्क्वायर इनवर्स इसका यूज़ हो सकता है, NM-2 आप प्रेशर की जगह यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूम का DM क्यूब की बजाय आप मीटर क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास प्रेशर ATM में होगा तो ये सिस्टम इंटरनेशनल के तहत नहीं है। जब आप NM-2 में लेंगे तो ये सिस्टम इंटरनेशनल के तहत है। वॉल्यूम DM क्यूब वाला भी सिस्टम इंटरनेशनल नहीं है, लेकिन मीटर क्यूब आपके पास क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल के तहत यूनिट्स निकल आते हैं। उसके बाद इस चीज़ को साबित करने के लिए कि जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है,
हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेते हैं। सपोज करें आपके पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर के ऊपर एक मूवेबल पिस्टन है और उसके सिलेंडर के अंदर आपने एक गैस फिल कर दी है और जो सिलेंडर है जिसके अंदर आपने गैस फिल किया उसके साथ एक मैनोमीटर अटैच है जिसने बेसिकली प्रेशर रीड करना है कि अंदर प्रेशर कम है या ज़्यादा है, तो वो साथ अटैच कर दिया। सिलेंडर है, गैस फिल है और साथ में प्रेशर की मेजरमेंट के लिए मैनोमीटर अटैच कर दिया। अब ये जो सिलेंडर होगा, इस सिलेंडर के अंदर ये जो गैस है बेसिकली इस वक्त इस गैस का वॉल्यूम क्या होगा, 1 dm³ होगा और इसके ऊपर इस वक्त जो प्रेशर है वो कितना है, 2 atm है और इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहली डायग्राम आपके सामने शो हो रही है जिसके साथ मैनोमीटर अटैच है, वॉल्यूम शो हो रहा है 1 क्यूबिक डेसीमीटर है और साथ में इस वक्त ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है, 2 atm का लग रहा है। अब आप क्या करते हैं, अगर सिलेंडर की तरफ दूसरी डायग्राम की तरफ आऊँ तो जैसे ही मैंने प्रेशर को 2 से बढ़ा के 4 किया, यानी मैंने प्रेशर डबल कर दिया तकरीबन। जैसे ही मैंने प्रेशर डबल किया 2 से मैं 4 की तरफ गई तो पहले वॉल्यूम 1 था, अब वॉल्यूम 1 का हाफ हो गया। अगर पहले वॉल्यूम यहाँ पे था तो प्रेशर जो था वो 2 था, लेकिन जैसे ही मैंने प्रेशर को डबल किया तो मेरे पास वॉल्यूम कम हो गया। तो मेरे पास अगर वॉल्यूम पहले 1 था तो 1 का हाफ दैट इज़ 1/2 मेरे पास वॉल्यूम रह जाएगा और प्रेशर मेरा 2 से किधर चला गया, 4 में, यानी प्रेशर मेरा बढ़ गया, वॉल्यूम मेरा कम हो गया। इसी के साथ एक और पिक्चर आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है, इसमें थर्ड है टेम्परेचर भी फिक्स्ड है, नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स्ड है, टेम्परेचर 25 पे मैंने सेट किया हुआ है। गिवन अमाउंट आपके पास गैस है, सबसे पहले 2 आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वॉल्यूम 1 dm³ है। जब मैंने प्रेशर बढ़ाया 2 से करके मैंने 4 कर दिया, वॉल्यूम 1 से मेरे पास 1/2 पे आ गया। थर्ड सिलेंडर में मैंने प्रेशर को मज़ीद बढ़ा दिया और मैंने 2 से 4 और 4 से मैं 6 पे चली गई। जैसे ही मैं 6 पे गई वॉल्यूम 1/2 से 1/3 पे आ गया, यानी जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाती गई वॉल्यूम कम होता गया। पहले वॉल्यूम ज़्यादा था, मैंने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हो गया, मैंने मज़ीद प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम मज़ीद कम हो गया। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं वॉल्यूम उसी तरह हमारे पास क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। यही तो बॉयल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज़ ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। इस चीज़ को साबित करने के लिए कि PV इज़ ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हम देखें तो क्वेश्चन क्या थी, PV इज इक्वल टू K। मैं सपोज करती हूँ कि जो मेरे पास पहला गैस के पहला सिलेंडर है उसमें प्रेशर जो था दैट वाज 2 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम कितना था 1 dm³, तो 2 × 1 आंसर विल ऑलवेज बी 2। तो इसका मतलब ये है कि PV इज ऑलवेज इक्वल टू K। K की वैल्यू इस वक्त क्या आ रही है, 2। जबकि मैं दूसरे सिलेंडर की बात करती हूँ तो यहाँ PV इज इक्वल टू K के मुताबिक P मैं 2 की जगह क्या पुट करूँगी, 4, वॉल्यूम की जगह मैं पुट करूँगी 1/2, तो 4 × 1/2 इज ऑलवेज इक्वल टू 2। इसी तरह मैं थर्ड अगर सिलेंडर की बात करूँ तो थर्ड सिलेंडर में भी वही फार्मूला है, PV इज इक्वल टू K, लेकिन क्योंकि थर्ड सिलेंडर की बात हो रही है तो P3V3 इज इक्वल टू K। आंसर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। प्रेशर थर्ड सिलेंडर के केस में 6 atm है, तो बेसिकली 6 atm को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 1/3 के साथ। जैसे ही 6 को मल्टीप्लाई करूँगी 1/3 के साथ तो आंसर अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा, वही 2 आ जाएगा। इसका मतलब पहले सिलेंडर में भी आंसर 2 है, दूसरे में भी आंसर 2 है और तीसरे में भी आंसर 2 है। इसका मतलब ये है तीनों केसेस में PV क्या रहा, कांस्टेंट रहा, यानी प्रोडक्ट का प्रेशर और वॉल्यूम मेरे पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। बेसिकली नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज़ है कि K की वैल्यू जो है विल रिमेन सेम फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ द गैस। ये K की वैल्यू 2 रही, ये तब तक रहेगी जब तक N भी कांस्टेंट है और T भी कांस्टेंट है। जैसे ही आप नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करेंगे, टेम्परेचर को चेंज करेंगे, तो आपके पास PV की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेगी। तो इसी चीज़ को मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, अ गैस having a volume of 10 cubic decimeter is enclosed in a vessel at 0 degree centigrade and the pressure is 2.5 atmosphere. This gas is allowed to expand until the new pressure to atmosphere is obtained. What will be the new volume of the gas? Its temperature is maintained at 273 Kelvin. अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें तो आपके पास 10 क्यूबिक डेसीमीटर यानी वॉल्यूम गिवन है जिसको मैं V1 कहूँगी। इसके बाद टेम्परेचर भी गिवन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड जिसको मैं T1 कहूँगी और 0 डिग्री को मैं केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 0 में 273 को ऐड करूँगी जो कि 273 केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। V1 भी गिवन है, T1 भी गिवन है। प्रेशर बेसिकली मेरे पास यहाँ पे क्या है 2.5 है, तो मेरे पास ये प्रेशर जो है इसको मैं P1 कह लेती हूँ। उसके बाद से कहा है कि इस गैस को आप नए सिलेंडर में डाल रहे हैं और इस सिलेंडर के अंदर अब प्रेशर जो है वो चेंज हो गया है और जो P2 है वो बेसिकली आपके पास 2 एटमॉस्फेयर है,
T2 जो है वो 273 कैलोन है, लेकिन V2 आपने फाइंड करनी है। हमारे पास फार्मूला होता है, अगर आपके पास 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें पता हो तो आप चौथी चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ बेसिकली हमारे पास 6 टर्म्स हैं, P1, V1, T1, P2, V2, T2। इनमें से 5 चीज़ें गिवन हैं, छोटी चीज़ हमें नहीं पता, तो अगर वो छोटी चीज़ कैलकुलेट करनी हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट अगर मैं देखूँ तो हमारे पास टेम्परेचर चूँकि कांस्टेंट रहता है, बॉयज़ लॉ के मुताबिक हम कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लेंगे। पीछे 2 चीज़ें रह जाएंगी, एक वॉल्यूम और एक प्रेशर। P1 V1 इज ऑलवेज इक्वल टू P2 V2। हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें P1 का भी डाटा गिवन है, V1 का डाटा भी गिवन है, P2 का डाटा भी गिवन है। P1 की जगह उसकी वैल्यू जो गिवन डाटा में थी 2.5 ATM मैं वो पुट करूँगी। V1 जो कि मेरे पास 10 क्यूबिक डेसीमीटर है मैं वो पुट करूँगी। नीचे P2 की वैल्यू जो कि 2 एटमॉस्फेरिक गिवन है मैं वो भी पुट करूँगी। तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट इज 12.5 क्यूबिक डेसीमीटर। इस तरह मैं V2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकती हूँ। अगर V1 भी गिवन हो, T1 भी गिवन हो, T2 भी गिवन हो, अगर T1 T2 नहीं भी है तो वो अगर कांस्टेंट भी है तो P1 P2 की वैल्यू मेरे पास अगर गिवन होगी, यानी 4 पैरामीटर्स में से 3 अगर गिवन है तो मैं चौथे पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकती हूँ। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।